हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज के इस सेशन में हम फिजिक्स के अंतर्गत प्रकाश का जो आपका टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और आज के इस क्लास में हम प्रकाश का अपवर्तन, लेंसेस और अपवर्तनांक के बारे में जो है वो आपका अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम प्रकाश के 2 लेक्चर जो है वो आपका कर चुके हैं, जिसमें मैंने प्रकाश के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जो मूलभूत सिद्धांत है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, अलग अलग रंगों का तरंग दैर्ध्य, उनका प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है, प्रकाश का रिफ्लेक्शन या परावर्तन क्या होता है, परावर्तन पे आधारित ऑप्टिकल डिवाइस क्या होते हैं, जिसके अंतर्गत हमने मिरर अर्थात दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इन सभी को हमने जो है वो आपका डिटेल से अध्ययन किया है। किस प्रकार के दर्पण से कौन सा प्रतिबिंब बनता है, किससे आपका आभासी बनता है, किससे वास्तविक, किससे सीधा, किससे उल्टा, किसमें वस्तु से छोटा बड़ा वस्तु के बराबर, इन सभी कंसेप्ट को हम डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। तो यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट हमारा ओपन कीजिए यूट्यूब का, और वहां पे प्लेलिस्ट में आपको साइंस के प्रकाश की वो 2 क्लासेस मिल जाएंगी। आप सबसे पहले उसका अध्ययन कीजिए। आज के इस लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन को देखने वाले हैं। रिफ्रैक्शन मतलब होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आपने कई बार एग्जाम्स में देखा होगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न पूछता है। एक बीकर में डूबी हुई जो आपकी छड़ होती है वो मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। सूर्योदय से आपका पहले सूर्यास्त के बाद भी हमको सूर्य का प्रकाश क्यों दिखाई देता है। तालाब का तल हमें ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। इस प्रकार के जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं उसका आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। बट उसको रटना नहीं है, डिटेल में समझना है। डिटेल में मैं आपको इसको समझाऊंगा। एक बार इसको देखने के बाद, एक बार इस लेक्चर को समझने के बाद कभी भी आपको प्रकाश का अपवर्तन दोबारा पढ़ने की जो है वो आपका आवश्यकता नहीं होगी। तो जिस प्रकार परावर्तन पे आधारित ऑप्टिकल डिवाइस दर्पण होता है, उसी प्रकार अपवर्तन पे आधारित ऑप्टिकल डिवाइस लेंस होता है। तो आप सभी को पता है कि लेंस 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है, अवतल लेंस की प्रकृति क्या होती है, उनसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, लेंस की क्षमता किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंस पतला होने पर क्या होता है, लेंस मोटा होने पर क्या होता है, आदि विभिन्न प्रकार के तथ्यों को आपको पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है। जब आप अपवर्तन को समझेंगे तब आप अपवर्तनांक को समझ पाएंगे, जब आप रिफ्रैक्शन को समझेंगे तब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ पाएंगे। ठीक है, इससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो हम जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे निशुल्क टेलीग्राम बैच में जो है आपको मिल जाएगा। उस निशुल्क टेलीग्राम बैच से जुड़ने के लिए स्क्रीन के नीचे जो फ्री ऑनलाइन कोर्स के लिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 9691192359, आपको वहां पे व्हाट्सअप करना है, जहां पे आपको हमारे टेलीग्राम बैच से जुड़ने के लिए लिंक मिल जाएगा, जहां पे क्लासेस के लिंक के साथ साथ हर क्लासेस का पीडीएफ, इस क्लास का भी पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो छात्र मुझसे जुड़ करके, संस्था से जुड़ करके कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो पेड ऑनलाइन कोर्स के लिए हमारा इंक्वायरी व्हाट्सअप नंबर है, ये लास्ट वाला 7470960094। आप यहाँ पर व्हाट्सअप करके वर्तमान उपलब्ध सभी पेड ऑनलाइन कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जितने भी आपके एग्जाम हैं, चाहे वो पीएससी द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हों, चाहे वो व्यापम द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हों, चाहे विभागीय भर्ती हो, उन सभी के क्लासेस कोर्सेस अवेलेबल हैं, जिसमें जीएस की जो संपूर्ण क्लास होती है वो मेरे ही द्वारा जो है आपका ली जाती है। तो यदि आप उनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप ये वाला जो आपका नंबर दिखाई दे रहा है 7470960094, यहाँ पे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्लास की जो है हम शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, प्रकाश के आपका अपवर्तन के बारे में। ठीक है, तो जनरली क्या है, आपने 10th क्लास में प्रकाश के अपवर्तन की एक परिभाषा जो है वो आपका पढ़ी होगी। ठीक है, क्या परिभाषा पढ़ते हैं अपवर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। हो सकता है आपने
उस क्लास में उस दौरान इस परिभाषा को नहीं समझा होगा या आपने रट लिया होगा, लेकिन आज के क्लास में हम इसको समझेंगे। ठीक है, देखो परिभाषा क्या बोल रहा है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसका मार्ग विचलित हो रहा है। लास्ट लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे मेन तथ्य क्या है, अपवर्तन में प्रकाश का मार्ग विचलित होता है, प्रकाश अपने मार्ग से भटक जाती है। नॉर्मली प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। मैं आपको बता चुका हूं कि प्रकाश एक अयांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वो माध्यम में नहीं चलती, प्रकाश ठोस द्रव गैस में भी चलती है, लेकिन प्रकाश निर्वात में भी चलती है। तभी तो प्रकाश सूर्य से हमारे धरती पर पहुंच जाती है बिना माध्यम के, निर्वात में भी गमन करके, और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, लेकिन जब प्रकाश का माध्यम चेंज होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना मतलब प्रकाश का माध्यम बदलना, तो जब प्रकाश का माध्यम परिवर्तित होता है तब प्रकाश का मार्ग एक सीधी रेखा में नहीं रह पाता, वो अपने मार्ग से भटक जाती है। ठीक है, या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और यही घटना क्या कहलाता है, अपवर्तन। तो अपवर्तन का मतलब क्या हुआ, प्रकाश के मार्ग का भटकना, प्रकाश के मार्ग का विचलन। लेकिन अपवर्तन के लिए जरूरी क्या है, माध्यम अलग अलग होना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, अब आपने ये भी पढ़ा होगा, ये चित्र भी आपने देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार के अपवर्तन के जो है हमारे चित्र दिखाए जाते हैं, और आपके बुक्स में कोई भी नोट्स बुक्स पढ़ते होंगे उसमें लिखा रहता है कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और प्रकाश किरण सघन माध्यम से जस्ट उल्टा है, विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। कई लोगों को ये चित्र भी समझ में नहीं आता है और कई लोग समझने का प्रयास भी नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई सघन माध्यम होता क्या है, विरल माध्यम होता क्या है, अभिलंब क्या है, आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, अपवर्तन कोण क्या है। बड़ा इजी है। ठीक है, पुस्तकों में कई बार ये चीजें ऐसे लिखित रूप में रहती है, डिस्क्राइब नहीं की जाती। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, उसके बाद इस पेज में जो भी लिखा हुआ है इसको मैं आपको दोबारा पढ़वाऊंगा और वो आपको एक बार पढ़ने के बाद जो है याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भाई अपवर्तन। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये व्हाइट बोर्ड में आपको अपवर्तन को समझा देता हूँ, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। ठीक, परिभाषा क्या कहती है, अपवर्तन की परिभाषा क्या कहती है कि कोई भी जो आपका प्रकाश किरण होता है, ठीक है, ये प्रकाश किरण जब एक माध्यम से जब एक माध्यम से ये प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब इसका माध्यम चेंज होता है। ठीक है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का जो आपका मार्ग है वो विचलित हो जाता है। प्रकाश का मार्ग विचलित हो जाना मतलब प्रकाश अपने मार्ग से भटक जाती है, या प्रकाश का जो आपका मार्ग है, ठीक है, वो सीधा ना रह करके टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आप ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, प्रकाश के मार्ग से विचलन मतलब प्रकाश अपने सीधी रेखा में नहीं रह पाती है। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है, माध्यम। माध्यम क्या होता है यार? ठीक है, तो माध्यम देखोगे तो माध्यम तो हमको पता है ना, मुख्यतः हमारे प्रकृति में जो तीन पदार्थ हैं वही तीन तो माध्यम है। क्या, एक क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, एक माध्यम क्या होता है, द्रव होता है, और एक माध्यम क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, ये तीन माध्यम है ना, और जहां माध्यम नहीं है वो हमको उसको हम क्या कहते हैं, निर्वात कह देते हैं भाई। ठीक है, लेकिन निर्वात तो कोई माध्यम है नहीं, माध्यम तो ये तीन है। ठीक है, लेकिन मैं अभी कुछ देर पहले बताया कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम जरूरी नहीं है, वो निर्वात में भी गमन करता है। ठीक है, जैसे ध्वनि, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। उसको चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, ठोस चाहिए, द्रव चाहिए, गैस चाहिए। ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि चलता है, उसके बाद उसकी तुलना में कम चलता है द्रव में, सबसे कम चलता है गैस में। मैं आपको समझा चुका हूँ ये चीजें पूर्ववर्ती क्लासेस में, ध्वनि वाले चैप्टर में। ठीक है, लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन करती है क्या, नहीं करती।
जबकि प्रकाश क्या है, निर्वात में भी गमन करेगा, गैस में भी गमन करेगा, द्रव में भी गमन करेगा, ठोस में भी गमन करेगा। अब जहां पे ठोस बात आई, अब लोहा है, लोहा में प्रकाश थोड़ी गमन करेगा। ईंट है, दीवाल है, उसमें प्रकाश थोड़ी गमन करेगा। भाई प्रकाश को गमन करने के लिए एक पारदर्शी ठोस होना चाहिए। तो ठोस ना बोल करके यहाँ पे क्या बोलना ज्यादा उचित हो जाता है, कांच, है ना। कांच, कांच एक ठोस है जिसमें प्रकाश गमन करती है। द्रव ना बोल करके मैं यहाँ पे किसका उदाहरण ले रहा हूँ, किसका, पानी का, जल का। ठीक है, पानी या फिर आप कह सकते हैं जल, इसमें भी प्रकाश गमन करती है। और गैस बोल सकते हो या वायु बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग माध्यम हो गए, वायु हो गया, जल हो गया, कांच हो गया। ठीक है, अभी निर्वात को छोड़ो, अभी निर्वात को छोड़ो, ये तीन माध्यमों को आप देखो। ठीक है, इसमें जो है जब प्रकाश मान लो वायु में चल रही है तो एक माध्यम है, वायु से जल में गई तो उसका माध्यम क्या हो गया, बदल गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई। जल से कांच में गया तब भी माध्यम चेंज हो गया। उल्टा भी कर सकते हो, कांच से वायु, कांच से जल, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो प्रकाश का क्या चेंज हो रहा है, माध्यम। तो इस प्रकार जब प्रकाश का माध्यम चेंज होता है तो वो अपने मार्ग से भटक जाती है, वो सीधी रेखा में गमन नहीं करती। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए आपको ये वायु, जल, कांच या ठोस, द्रव, गैस जो होता है उसकी बनावट को समझना पड़ेगा। और उसकी बनावट जो है आप समझते हैं अच्छे से। ठीक है, उसको तो मैं आपका केमिस्ट्री वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो ठोस होते हैं, ठीक है, ठोस में अणुओं की जो स्थिति होती है ना, वो बहुत पास पास होती है, ऐसा, है ना। अंतराणुविक बल बहुत अधिक होता है, ठोसों के बीच अणु एकदम पास पास चिपके होते हैं। यही जो आपका द्रव होता है, द्रव में अणु जो होते हैं ठोस की तुलना में थोड़े से ऐसे दूर दूर होते हैं। ठीक है, और जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस में जो आपके अणु होते हैं वो तो बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि ठोस के जगह हम किसकी बात करेंगे यार, यहाँ पे कांच की बात करेंगे क्योंकि हमको प्रकाश इसमें चलाना है। द्रव की जगह हम जल की बात करेंगे, और गैस या वायु एक ही बात है। ठीक है, अब आप खुद बताओ, जब मैं एक लाइट को यहाँ प्रवेश कराऊंगा, इस कांच में प्रवेश कराऊंगा, कांच की बनावट कुछ ऐसी है। ठीक है, जब लाइट इस प्रकार से कांच में प्रवेश कराऊंगा इधर से मैं, तो ये अणुओं से टकराएगा, इस अणु से टकराएगा, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। ठीक है, तो ये देखो प्रकाश के मार्ग को बहुत ज्यादा विचलित कर रहा है, प्रकाश के मार्ग को बहुत ज्यादा बाधित कर रहा है ये, और ऐसे करके निकलेगा। ठीक है, जब इसी प्रकाश किरण को मैं द्रव में प्रवेश कराऊंगा, जब मैं द्रव में प्रवेश कराऊंगा तो ऐसा इसका थोड़ा विचलन जो है वो थोड़ा कम होगा होगा क्योंकि अणु क्या है इसमें आपके दूर दूर है, मतलब इसमें तो बहुत सारे हैं ना, बहुत पास पास है, इसमें दूर दूर है। और गैस में ये इजिली ट्रेवल करेगा क्योंकि गैस में अणु जो है वो आपके बहुत क्या है, आपके दूर दूर है। ठीक है, तो जो जिसमें अणुओं की सघनता ज्यादा होती है, आपको पता है जिसमें अणुओं की सघनता ज्यादा होती है उस माध्यम को कौन सा माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, अगर आप सघनता देखोगे, सघनता का क्रम देखोगे, इसमें सघनता का क्रम देखोगे तो सघनता का क्रम कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये सघन है। ठीक है, इधर सघनता अधिक और इधर सघनता कम, देख सकते हो। कांच ज्यादा सघन होगा किसकी तुलना में, जल की तुलना में। जल ज्यादा सघन होगा किसकी तुलना में, वायु की तुलना में। वायु की सघनता सबसे कम है, उसकी तुलना में जल ज्यादा डेंस है, उसकी तुलना में ठोस ज्यादा डेंस है। मतलब अगर हम इसमें बात करें वायु, जल और कांच में, तो यहाँ पे भी यही क्रम आ जाएगा। ठीक है, ये जो क्रम है ठीक, ये देखिए यही क्रम यहाँ पे आएगा। ठीक, सबसे कम सघनता वायु की होगी, उससे ज्यादा सघन जल होगा, और सबसे अधिक सघन क्या होगा, आपका कांच होगा। ठीक, अब देखिए एक चीज आपको समझना है
कि जहां पे जो माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा वो प्रकाश के मार्ग को उतना ज्यादा विचलित कर रहा है, तो वहां पे जो प्रकाश की जो चाल है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम प्रकाश की चाल का एक ग्राफ बनाएं तो प्रकाश की चाल का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, प्रकाश की चाल का ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा। ये है प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल इस ठोस में, इस कांच में सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे अवरोध सबसे क्या है, आपका ज्यादा है। तो ज्यादा डेंस माध्यम होगा, ज्यादा सघन माध्यम होगा, वहां पे प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। थोड़ी ज्यादा होगी जल में, क्योंकि वहां पे अवरोध थोड़ा कम है, अणु थोड़े जो है वो आपके दूर दूर हैं। तो जल में कांच की तुलना में थोड़ा सा प्रकाश का चाल ज्यादा हो जाएगा। और वायु में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वायु में जो है अणु जो है आपके बहुत दूर दूर है, सघनता सबसे कम है। तो प्रकाश की चाल वायु में सबसे क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इतना अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, दो चीजें आती है जब भी हम अपवर्तन पढ़ते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। विरल जैसा शब्द कुछ नहीं होता। सघन जो माध्यम में अणु एकदम पास पास हैं, डेंस है, वो सघन माध्यम। और जिसमें दूर दूर है वो कहलाएगा विरल माध्यम। तो अगर आप ऐसा देखोगे तो क्या समझ में आता है कि जल और कांच की तुलना करेंगे तो कांच सघन माध्यम होगा, उसकी तुलना में जल विरल माध्यम होगा। जल और वायु की तुलना करेंगे तो जल सघन माध्यम होगा, उसकी तुलना में वायु विरल माध्यम होगा। होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, जहां पे मैंने ये सघन नीचे अधिक लिखा है, ऊपर कम लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो बेटा? आप लिख सकते हो, इधर सघन माध्यम है और इधर क्या माध्यम है, विरल माध्यम है। ठीक है, जिसकी सघनता कम है वो विरल माध्यम है, सीधा सीधा बात। ठीक है, जहां अणु पास पास है वो सघन माध्यम है, जिसमें अणु दूर दूर है वो विरल माध्यम है। तो अगर आप तुलना करोगे तो ऐसा निकलेगा ना, क्या निकलेगा तुलना करोगे तो? जब हम द्रव और ठोस की, जल और कांच की तुलना करेंगे तो कांच जल की तुलना में क्या होगा, सघन माध्यम होगा। और जल कांच की तुलना में क्या होगा, विरल माध्यम होगा। होगा, क्योंकि इसमें अणु इसकी तुलना में क्या है, दूर दूर है। लेकिन जब आप यही तुलना जल और वायु के साथ करेंगे तो यहाँ पे जल कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। वायु की तुलना में तो वो सघन होगा भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा पास पास है। और वायु जल की तुलना में कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम। ठीक है, तो कौन सा सघन माध्यम है, कौन सा विरल माध्यम है, ये डिपेंड करेगा कि कौन कौन सा माध्यम आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। अगर मैं मान लो दो और चीजों की तुलना करूं, अंतिम में आपको बता दे रहा हूं, मैं वायु और कांच की तुलना करूं, तो इतना तो अब आप कंक्लूड कर लिए होंगे कि इसमें जो कांच है वो सघन माध्यम होगा और जो वायु है वो आपका विरल माध्यम होगा। गॉट इट? ठीक है, अब देखिए क्या है। अब इतना समझ में आ गया कि जहां पे जो माध्यम जितना विरल होते जा रहा है, माध्यम जितना विरल होते जा रहा है, प्रकाश की चाल बढ़ते जा रही है। माध्यम सघन है तो प्रकाश की चाल कम है, कांच में कम है, उसकी तुलना में जल में थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि जल थोड़ा विरल है। वायु और विरल है तो उसमें प्रकाश की चाल और अधिक हो गई। लेकिन वायु से भी कोई विरल है क्या, तो हाँ है। ठीक है, वो क्या है, निर्वात। क्योंकि निर्वात की स्थिति कैसी है, निर्वात में तो कोई, निर्वात में बोल सकते हो निर्वात ऐसा ब्लैंक है, वहां पे कोई अणु है ही नहीं, वहां पे कोई बाधा है ही नहीं, वहां पे प्रकाश की चाल सीधा गमन करेगी बिना विचलित हुए। तो एक्चुअल में प्रकाश की जो आपकी चाल होती है बेटा, वो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो है वो किसमें होती है, निर्वात में होती है। ये जो अधिक मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये अधिक आप यहाँ याद रखो। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगी, आपका निर्वात में होगी। ठीक है, और क्या कांच से भी कोई घना पदार्थ है, क्या कांच से भी कोई डेंस है? तो कांच से भी डेंस पदार्थ होता है हीरा।
हीरा। ठीक है, दोनों ठोस है रहने के लिए, लेकिन हीरा कांच से भी डेंस है। ठीक है, तो प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल सबसे कम एक्चुअल में किसमें होगी? आपका हीरे में होगी। प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होगी? आपका हीरे में। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगी? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी आपका निर्वात में। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। ठीक, अब यही जो है आपका सघनता और विरलता का भी क्रम है। इसमें सबसे सघन माध्यम आपका हीरा है और सबसे विरल माध्यम क्या है? आपका निर्वात है। माध्यम जितना विरल होता जाएगा, प्रकाश की चाल उतनी अधिक होती जाएगी। ठीक है, तो अभी तक जितनी बातें मैंने आपको समझाई, उसको एक सिंपल वे में यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे मैंने कहा कि जो आपका डेंस है वो है आपका हीरा। ठीक है, उसके बाद कांच, जल, वायु, निर्वात। अब बताओ, मैं पहले यहाँ पे क्रम बनाता हूँ किसका? सघनता का। बताओ, सघनता का मैं क्रम बनाऊंगा तो एरो ऊपर रखूं या नीचे रखूं? सघनता का मैं क्रम बनाऊंगा तो एरो जो है वो आपका नीचे आएगा। ये सघनता का क्रम है। सबसे कम सघनता निर्वात में होगी। निर्वात जो है वो पूरी तरीके से विरल होगा। ठीक है, उसमें कोई भी अणु नहीं होंगे। थोड़ा फिर सघन होगा वायु, वायु सघन होगा जल, जल सघन होगा कांच, कांच सघन होगा हीरा। तो हीरे में जो सघनता है वो अधिकतम होगी। ठीक है, प्रकाश की चाल सघनता के जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। प्रकाश की चाल का एरो कैसे बनेगा? प्रकाश की चाल का एरो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये एरो बनेगा किसका? प्रकाश की चाल का। भाई, जहां पे माध्यम जितना सघन होगा, प्रकाश की चाल वहां पे कम हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश की जो आपकी मार्ग है उसका विचलन ज्यादा होगा। हीरे में सबसे कम होगा, फिर थोड़ा ज्यादा होगा कांच में, कांच से ज्यादा होगा जल में, जल से ज्यादा होगा वायु में। और प्रकाश की चाल जो अधिकतम होगी, अधिकतम किस में होगी? निर्वात में होगी। न्यूनतम किस में होगी? हीरे में होगी। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। अब आपको माध्यम समझ में आ गया होगा कि यही माध्यम है। ठीक है, सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, कांच और हीरे की तुलना करेंगे तो हीरा सघन है, कांच विरल है। कांच और जल की तुलना करेंगे तो कांच सघन है, जल विरल है। जल और वायु की तुलना करेंगे तो जल सघन है, वायु विरल है। वायु और निर्वात की तुलना करेंगे तो वायु सघन है, निर्वात विरल है। ठीक है, जो जिसमें अणुओं की सघनता ज्यादा है वो सघन, उसकी तुलना में जिसमें अणुओं की सघनता कम है वो विरल। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि वहां रोकने के लिए अणु नहीं है। अब ये जब चीज आप समझ गए, तो एक चीज आप थोड़ा सा और समझ जाओ। ठीक है, जो कि है अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक, अपवर्तनांक क्या होता है, इसी में आपको समझना है उसको। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या है अपवर्तन, आपने समझा? अपवर्तन मतलब होता है प्रकाश के मार्ग का विचलन। अब अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश का जो आपका मार्ग है उसको विचलित करने की क्षमता। अब ये ऐसा कोई परिभाषा नहीं है, ये जो आपका परिभाषा है ये ऐसा मान सकते हो आपके समझने के लिए है। ठीक है, प्रकाश के मार्ग को विचलित करने की क्षमता क्या है? आपका अपवर्तनांक। ठीक, अब देखिए अपवर्तनांक के बारे में एक चीज बता रहा हूं मैं। जो माध्यम जो होता है ना बेटा, जितना सघन होता है, जो माध्यम जितना सघन होता है उसका अपवर्तनांक उतना ज्यादा होता है। मतलब अपवर्तनांक समानुपाती है माध्यम के सघनता के। जैसे
हमने लिया था आपका हीरा। हीरे के ऊपर, हीरे से सघन क्या है? कांच। कांच से सघन क्या है? जल। जल से सघन क्या है? वायु। वायु से मतलब सघन नहीं बोल रहा हूँ, हीरे की तुलना में विरल कौन है? कांच। कांच की तुलना में विरल है जल। जल की तुलना में विरल है वायु। और सबसे विरल क्या है? आपका निर्वात। ठीक है, तो ये सघनता जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, इधर नीचे आते हैं तो सघनता बढ़ती जा रही है। तो नीचे आते हैं तो आपका अपवर्तनांक भी बढ़ता जा रहा है। जो माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा वो प्रकाश किरणों को उतना ज्यादा मोड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि अपवर्तनांक जो है वो सघनता के समानुपाती है। मतलब अगर आप देखोगे तो हीरे का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, क्योंकि हीरा ज्यादा सघन माध्यम है, ये प्रकाश किरणों को ज्यादा मोड़ेगा। कांच का उसकी तुलना में कम होगा, जल का सब और कम होगा, वायु का और कम होगा। और निर्वात का अपवर्तनांक शून्य होगा, क्योंकि निर्वात में तो कोई अणु ही नहीं है। निर्वात में कोई अणु ही नहीं है तो उसमें मार्ग को विचलित करने की क्षमता है ही नहीं। ठीक है, तो देखो, जैसे मैंने एक माध्यम लिया यहाँ पे ऐसा ठोस, और एक माध्यम ले लिया मैंने यहाँ पे द्रव। ठोस में कुछ ऐसा कंडीशन है और द्रव में ऐसा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ठोसों की सघनता ज्यादा है। ज्यादा होने के कारण जो है प्रकाश का जो है मार्ग को ये ज्यादा विचलित करेगा, यहाँ पे अणुओं से निकलना मुश्किल होगा। तो ये प्रकाश के मार्ग को विचलित करने की क्षमता ठोस में ज्यादा है, तो ठोस का अपवर्तनांक इस द्रव की तुलना में क्या कहलाएगा? अधिक कहलाएगा। द्रव में अगर हम गुजारेंगे तो थोड़ा इजिली जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि इसमें अणु थोड़े से दूर दूर हैं, तो प्रकाश के मार्ग को कम विचलित करेगा। तो प्रकाश के मार्ग को विचलित करने की क्षमता द्रव में जो है वो ठोस की तुलना में कम है। तो हम ये कहेंगे कि द्रव का अपवर्तनांक ठोस की तुलना में क्या है? कम है। तो जैसे जैसे सघनता बढ़ती जाएगी अपवर्तनांक भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि अपवर्तनांक का मतलब ही होता है प्रकाश किरणों को या प्रकाश के मार्ग को विचलित करने का जो है वो आपका गुण। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने आपको चार्ट बताया था, यहीं पे हम अपवर्तनांक का भी जो है एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम अपवर्तनांक को देखें तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, अपवर्तनांक। ठीक है, निर्वात का अपवर्तनांक बिल्कुल क्या होगा? शून्य होगा। और हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? अधिकतम। तो आप देख सकते हो कि माध्यम का अपवर्तनांक और माध्यम की सघनता एक दूसरे के क्या होंगे? समानुपाती होते हैं, एक ही प्रकार से कार्य करते हैं। जबकि इसके जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होगा प्रकाश की चाल। माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा बढ़ेगा प्रकाश की चाल उतनी ज्यादा कम होगी। माध्यम की सघनता जितनी ज्यादा बढ़ेगी प्रकाश की चाल उतनी कम होगी। उल्टा कहें, माध्यम की सघनता जितनी कम होती जाएगी, जब माध्यम विरल होता जाएगा प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, और माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होते जाएगा तो प्रकाश की चाल जो है वो आपका बढ़ जाएगी। तो अपवर्तनांक और सघनता एक दूसरे के समानुपाती हैं, लेकिन इन दोनों के व्युत्क्रमानुपाती है कौन? आपका प्रकाश की चाल। समझ में आया? ठीक है, अब मैं आपको माध्यम के अनुसार एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, चलिए हम दो माध्यम लेते हैं। अब एक माध्यम फॉर एग्जाम्पल हमने जो है आपका यहाँ पे वायु ले लिया, और नीचे तरफ मैं एक माध्यम ले रहा हूँ जल। अब आप मेरे को बताओ इसमें से कौन सघन माध्यम है, कौन विरल माध्यम है? तो जल और वायु की तुलना करेंगे तो जल कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। और वायु कैसा माध्यम है? तो वायु जो है वो आपका विरल माध्यम है। ठीक है, अब इसमें हम प्रकाश को प्रवेश कराते हैं। तो प्रकाश किरणें कुछ इस प्रकार से मान लो प्रवेश करती हैं। ये प्रकाश किरण है। ठीक है, ये ऐसा प्रवेश करना चाह रही है माध्यम एक से माध्यम दो में। लेकिन अपवर्तन की परिभाषा तो हमने पढ़ा है ना, कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब प्रकाश किरण ऐसा सीधी रेखा में नहीं जाएगी, जाना चाहिए था इसको, ऐसा सीधी रेखा में जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माध्यम चेंज हो गया।
तो माध्यम चेंज हो गया तो प्रकाश किरण ये सीधी रेखा में नहीं जाएगी, ये अपने मार्ग से भटकेगी। अब मार्ग से भटकाव कैसे होगा उसको दर्शाने के लिए जहां पे प्रकाश किरण आपतित होती है ना, वहां पे एक काल्पनिक लंब की हम कल्पना करते हैं। यहाँ पे एक काल्पनिक लंब बना लेते हैं ऐसा, इसको कहते हैं बेटा अभिलंब। जहां पे प्रकाश किरण आपतित होती है ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से होते हुए एक लंब हमने खींच लिया, जिसको कहते हैं अभिलंब। जो किरण यहाँ पे आपतित हुई है उसको आपतित किरण कहते हैं। जो किरण आपतित हुई है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। राइट। तो मैंने कहा प्रकाश को ऐसे सीधी रेखा में जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि माध्यम चेंज हो गए हैं तो अब प्रकाश किरणों का क्या होगा? विचलन होगा। प्रकाश किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है जरा देखिए। प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही है, मतलब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो वह इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो इस प्रकार वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये देखो अभिलंब है ना, ठीक है। प्रकाश किरण को जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये किसकी ओर झुक रही है? किसकी ओर झुकी? ऐसा जाने के बजाय किसकी ओर झुकी? अभिलंब की ओर झुकी। तो प्रकाश किरण जब भी विरल से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है, विरल से सघन में जाने पर। ठीक है। या एक वर्ड ऐसा याद रखो कि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। राइट। एक तो याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। जब हम उल्टा प्रवेश कराएंगे, प्रकाश किरण को सघन से विरल में प्रवेश कराएंगे तो क्या हो जाएगा? वो अभिलंब से दूर हटेगी। होगा ऐसा? ये चित्र आपको समझ में आया? ठीक है। तो अब देखो क्या है, ये जो किरण आपतित हुई वो आपतित किरण, अब जिस किरण का अपवर्तन हो गया, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये अपवर्तित होकर के अभिलंब की ओर झुक गई, तो जो किरण अपवर्तित हुई है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। और इस अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच यहां पर जो कोण बनेगा, यहां पर जो कोण बनेगा उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। राइट। तो ये कोण वोण क्या है उसको छोड़ो, बस ये चीज बेन याद रखना कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, मार्ग से विचलन होता है। ठीक है। तो वो किधर झुक रही है? अभिलंब की ओर वो झुक जा रही है। ऐसे सीधे जाने के बजाय वो ऐसा थोड़ा झुक करके नीचे निकलेगी। ठीक है। अब इसी चीज को हम उल्टा करते हैं। फिर से मैं माध्यम लेता हूं। ठीक है। इस बार हम उल्टा करते हैं। इस बार हम ऊपर सघन माध्यम लेते हैं और इस बार हम माध्यम 2 को विरल लेते हैं। सघन माध्यम के रूप में मान लो हमने ले लिया कांच, और कांच की तुलना में विरल एक हम ले लेते हैं द्रव, वायु भी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो अब क्या है भाई? अब हमारा जो माध्यम 1 है वो सघन है, माध्यम 2 है जो है आपका विरल है। अब उल्टा केस हो रहा है। अब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी। पहले प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश कर रही थी, अब प्रकाश किरण को हम सघन से विरल में प्रवेश कराएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अभिलंब एक डाल देता हूँ। ये देखो मैंने एक अभिलंब डाल दिया। अब हम प्रकाश किरण आपतित कराते हैं। इस प्रकार से प्रकाश किरण यहाँ पे आपतित हुई मान लो, तो सीधा जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है। जस्ट उल्टा कंसेप्ट याद रख लेना चुपचाप। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। अभी उल्टा हो रहा है। प्रकाश किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो प्रकाश किरण जो है वो अभिलंब से दूर हटेगी। इसका मतलब क्या हुआ?
ये कुछ ऐसा हो जाएगा। पहले अभिलंब की ओर झुका था, अभी अभिलंब से क्या हो गया, दूर हट गया। तो सेम वही, ये आपतित किरण कहलाएगा, ये अपवर्तित किरण कहलाएगा। इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा यहाँ पे वो आपतन कोण कहलाएगा। इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो आपका अपवर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो किसमें झुकती है किसमें दूर हटती है, वो एक को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस एक सघन वाला याद रखो। बस दिमाग में ये बिठाना कि जब हम सघनता की ओर जाते हैं तो झुक जाते हैं, जब हम सघनता की ओर जाते हैं तो झुक जाते हैं, और जब हम विरलता की ओर जाते हैं तो दूर हटते हैं। किससे, अभिलंब से। ठीक है, तो जब हम सघनता की ओर जाते हैं मतलब जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो झुक जाती है। किधर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जबकि विरल में जाती है तो दूर हट जाती है। एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्लियर है। तो यही चीजें जो हैं आपको यहाँ पे दर्शाई गई हैं। देखिए, पहले लिखा हुआ है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये देखो, आपतित किरण ऐसे आया, सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गया जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आया ये आपतित किरण, ऐसा सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये दूर हट गया। किससे दूर हट गया, अभिलंब से दूर हट गया। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से जो है वो आपका दूर हट जाती है। ठीक है, क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। अब हम देख लेते हैं अपवर्तन पर आधारित जो है कुछ चीजें मैंने जो आपको अभी बताई थी, उस ग्राफ को मैं आपके नोट्स में शामिल किया हूं, देख लो। अपवर्तनांक क्रम मैंने बताया था कि निर्वात का न्यूनतम या शून्य होता है और सबसे अधिकतम किसका होता है, हीरे का। ठीक है, जबकि प्रकाश की चाल क्रम जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा। जहां अपवर्तनांक अधिकतम होगा वहां प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, जहां अपवर्तनांक न्यूनतम होगा वहां प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। और अपवर्तनांक के समान ही किसका जो है ग्राफ बनेगा, सघनता का ग्राफ बनेगा। ठीक है, निर्वात सबसे विरल माध्यम होगा, हीरा सबसे क्या होगा, सघन माध्यम होगा। इस चार्ट को मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपवर्तनांक के उदाहरण। यही उदाहरणों से डायरेक्ट एग्जाम में जो है वो आपके कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, यही क्वेश्चन है, इसका आंसर है अपवर्तन। ठीक है, सूर्योदय के पूर्व ही सूर्य का प्रकाश दिखाई देने लगता है, क्यों। जब सूर्य क्षितिज से नीचे होता है, जब सनराइज हुआ ही नहीं रहता है, तब भी हमको सनलाइट दिखाई देता है, क्यों। ठीक है, तालाब का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों। अगर आप गांव से संबंधित होंगे, गांव में रहते होंगे, तो ऐसा तालाब आपने देखा होगा, नदी आपने देखा होगा जिसमें पानी मान लो आपका एकदम साफ है, तो तालाब का तली जो है वो दिखता रहता है। ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगता है कि ज्यादा गहराई नहीं है, वो तली ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और ये सोच करके जैसे ही आप एंटर किए गए, ठीक है, मेरे साथ एक ऐसा हादसा हो चुका है, हो सकता है मैं किसी क्लास में जो है बताया भी था कि तालाब की तली जो है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, 1-1.5 फीट ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। आपको लगेगा कि गहराई कम है, मैं तो आराम से इसमें नहा सकता हूँ, लेकिन आप गए नीचे और सीधे गए ऊपर। ठीक है, बीकर में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, एक बीकर में, एक गिलास में सिक्का डुबा के देखना, एक्चुअल जो उसका डेप्थ होगा उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पानी में डूबा क्षण टेढ़ा दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर ले लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा नहीं है, आप तारों के टिमटिमाने को हीरे के चमकने से तुलना मत करो। हीरे का चमकना, उसका उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आगामी क्लास में। जबकि तारे का टिमटिमाना जो है उसका कारण क्या है, अपवर्तन है। कैसे, मैं अभी आपको डिटेल समझाऊंगा। ये चित्र कुछ है आपके सामने मैं रख दे रहा हूँ, इसके माध्यम से थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलता हूँ मैं आपको। देखो क्या होता है, सूर्योदय के पूर्व ही प्रकाश दिखाई देता है, क्यों। इस चित्र को देखना, ये पृथ्वी है, यहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे, और इस लेवल से, इस क्षितिज से सूर्य अभी नीचे है, हमारे तरफ आया नहीं है। लेकिन सूर्य जब सनराइज नहीं हुआ रहता है, फिर भी हमको सूर्य यहाँ पे दिखाई देता है। वो क्या होता है कि जो आपकी प्रकाश की किरणें होती हैं वो अपवर्तन के चलते जो है अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देती हैं, इधर से आती हुई प्रतीत होती हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ इसको। ठीक है, देखिए,
देखो क्या है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के एक निश्चित दायरे तक वायुमंडल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक वायुमंडल है ना। फिर उसके ऊपर कोई भी माध्यम नहीं है, इधर क्या है, निर्वात है यार, इधर निर्वात है। और इधर मान लो सूर्य है, और सूर्य से प्रकाश आ रहा है, निर्वात तक ऐसा आया, एकदम सीधी रेखा में गमन करेगा, क्योंकि निर्वात का अपवर्तनांक 0, निर्वात पूर्णतः विरल माध्यम है, वहां पे कोई रोकने के लिए अणु है ही नहीं, सीधी रेखा में आएगा। लेकिन जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, कहानी यहां से शुरू हो जाएगी। अब वायु की परतें होती है, एक परत, दो परत, तीन परत। परतें कहने का मतलब क्या है, कहीं पे वायु का जो परत है, कहीं पे गर्म रहता है, तो गर्म रहता है तो वो माध्यम विरल बन जाता है। कहीं पे वायु की परत ठंडी रहती है, वो माध्यम सघन बन जाता है, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसकी वायु की अलग अलग परतों से गुजरना पड़ता है। तो कभी वो विरल से सघन, सघन से विरल ऐसे गुजरती है। तो यहाँ पे अब प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सूर्य के प्रकाश के साथ ऐसे ही होता है, ठीक है। हमारे वायुमंडल में जो आपका कहना चाहिए, जो वायु की परतें हैं, वो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित कर देती हैं, और सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है। तो उत्तर हो गया अपवर्तन। तालाब का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या बीकर में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। देखो, नॉर्मल अगर आप बीकर में पानी नहीं भरोगे तो आपका यहाँ पे सिक्का है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर दिए, पानी भर दिए, ठीक। तो ये जो पानी है ये सघन माध्यम है, और ऊपर जो वायु है वो विरल माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ पे माध्यम चेंज हो गया। एक्चुअल में सिक्का यहाँ पे है, लेकिन सिक्का यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश का जो मार्ग है वो विचलित हो गया, ठीक। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के चलते होता है। उसी प्रकार से पानी में डूबा हुआ क्षण टेढ़ा दिखाई देना, ये पानी में क्षण डूबे हुए रहते हैं, टेढ़े दिखाई देते हैं, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के चलते है। तारों का टिमटिमाना, ठीक है। अब तारों का टिमटिमाना, इसका क्या कंसेप्ट है वो भी देख लो, कि तारे जो हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। अब इस सूर्य को तारा मान लो, ये तारा है, और तारा एक प्रकार का सूर्य ही है, ठीक है। जैसे सूर्य की अपनी रोशनी होती है ना, वैसे तारे की खुद की रोशनी होती है। लेकिन जो तारे हैं वो सूर्य की तुलना में बहुत ज्यादा, कई प्रकाश वर्ष जो है वो आपके दूर हैं। तो जब हम आराम से, जब हमारे छत पे, आंगन में, जब रात्रि में देखते हैं, तो जो तारा है वो छोटा सा दिखता है, और टिमटिमाता हुआ दिखता है। कभी उसकी रोशनी ज्यादा दिखती है, कभी कम दिखती है, ठीक है। तो तारा छोटा दिखाई देता है, उसका रीजन तो वो दूरी पर स्थित है इसलिए। लेकिन तारा टिमटिमाता क्यों है, उसका रीजन यही है कि जब वो अंतरिक्ष में, निर्वात में, जब तारे की रोशनी आते रहती है तो एकदम सीधी रेखा में आती है, वहां पे उसका बिल्कुल अपवर्तन नहीं होता। लेकिन जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, वायु की परतें जो है गर्म ठंडी होने के चलते सघन विरल हो जाती हैं, और इस प्रकार से वह विचलित होने लगता है। और यहाँ पे मान लो आप खड़े हो, तो आपको कभी इधर से आती हुई प्रतीत होगी, कभी इधर से आती हुई प्रतीत होगी, कभी इधर से आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि सीधी रेखा में उस प्रकाश का मार्ग नहीं बन पाता, विचलित होते रहता है, ठीक है। तो वो तारा टिमटिमाते हुए हमको जो है वो आपका दिखाई देता है। आप यदि अंतरिक्ष में हैं और तारे को देखेंगे तो तारा आपको स्टिल दिखाई देगा। वहां पे अंतरिक्ष में तारा नहीं टिमटिमाएगा, क्योंकि वहां पे अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है, तो तारे के प्रकाश का क्या नहीं हो पाएगा, अपवर्तन नहीं हो पाएगा, और वो एक बिंदु जैसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन हम पृथ्वी पे रहते हैं, वहां पे प्रकाश की किरणों का जो है अपवर्तन होने लगता है, बहुत दूर से वो आती हैं, जिसके चलते वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तो तारे का टिमटिमाना, उसका रीजन है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन आपने आपको जो है आपने जो अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपवर्तन पर आधारित ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है। तो अपवर्तन पर आधारित ऑप्टिकल डिवाइस क्या होता है, अपवर्तन पर आधारित ऑप्टिकल डिवाइस होता है लेंस, ठीक है। और लेंस किससे बने होते हैं, आपके कांच से बने होते हैं, ठीक। लेंस से जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें सबसे पहले आप याद रखें,
कि लेंस की क्षमता का या लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर या डायोप्टर, जैसा आप प्रोनाउंसिएट करना चाहो। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा है, लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी। ये क्या होता है भाई, तो इसको थोड़ा सा समझो। ठीक है। ये लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी क्यों कहा गया है, या लेंस की क्षमता फोकस दूरी के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर, लेंस के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ठीक। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी, या इसी को आप दूसरे शब्द में कह सकते हो, लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब क्या है, लेंस की क्षमता का ही मतलब क्या होता है और फोकस दूरी होती क्या है, फोकस क्या होता है, उसको समझने के लिए पहले आपको लेंस को समझना पड़ेगा। ठीक है। तो लेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। उत्तल लेंस क्या होता है, इस प्रकार की आकृति का होता है। उत्तल लेंस सिरों पर पतला होता है, बीच में क्या होता है, मोटा होता है। राइट। और एक होता है अवतल लेंस। एक क्या होता है, अवतल लेंस, कॉनकेव मिरर लेंस, बार बार मेरे मुंह से मिरर निकल जा रहा है, कॉनकेव लेंस। ठीक है। तो जो कॉनकेव लेंस होता है ये जस्ट उल्टा बनावट में होता है, ये सिरों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। अब इन दोनों का गुण क्या होता है, इनके गुण को समझेंगे तब आप लेंस की क्षमता क्या होती है उसको समझ पाएंगे। पहले हम बात करें उत्तल लेंस का, तो भाई उत्तल लेंस कुछ ऐसा होता है ना, ये उत्तल लेंस ऐसा होता है। ठीक है। ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ, ऐसा याद रखना। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का जो आपका मेन प्रकृति होता है, जब उत्तल लेंस में प्रकाश किरण जब यहां से गुजरती है इस प्रकार से, ये ऐसे प्रकाश किरण गुजरी उत्तल लेंस में, ठीक है, इस प्रकार से, तो उत्तल लेंस क्या होता है, प्रकाश किरणों को केंद्रित कर देता है। सामान्य भाषा में प्रकाश किरणों को इस प्रकार से ये केंद्रित कर देता है उत्तल लेंस। ठीक है। इसका ये ऐसा, ऐसा और ऐसा मान लो। ठीक है। ये प्रकाश किरणों को ऐसा क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। ठीक। मतलब उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, एक बिंदु पर फोकस कर देता है। जहां पे ये प्रकाश किरणें केंद्रित हुई, जहां पे ये फोकस हुई, उसको फोकस पॉइंट या उसको फोकस बिंदु कहते हैं। और हर लेंस का ध्रुव होता है, बीच का जो आपका स्थान होता है, तो यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, लेंस के ध्रुव से लेकर के फोकस बिंदु तक के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। जहां पे प्रकाश किरणें केंद्रित हुई वो क्या है, फोकस या फोकस बिंदु, और लेंस से उसकी दूरी क्या कहलाई, फोकस दूरी कहलाई। ठीक है। उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, केंद्रित, शुद्ध भाषा में जो प्रकाश किरणों को अभिसरित कर देता है। अभिसरित करना मतलब केंद्रित करना, इसीलिए उत्तल लेंस का एक शुद्ध हिंदी और नाम बनता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। मतलब इस लेंस की प्रकृति प्रकाश किरणों को अभिसरित करने की है, केंद्रित करने की है। ठीक है। तो ये उत्तल लेंस का मेन एक क्या बोलना चाहिए, प्रकृति हो गया। अब इस लेंस की क्षमता कम या ज्यादा कैसे होती है, लेंस की क्षमता कम या ज्यादा होती है उसकी फोकस दूरी पे। फोकस दूरी पे कैसे, मान लो आपका कोई लेंस ऐसा है और इस लेंस की फोकस दूरी कम है, यहीं पर केंद्रित कर दे रहा है। एक लेंस ऐसा है उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा केंद्रित कर रहा है। एक लेंस और है
जो प्रकाश किरणों को और दूर पे केंद्रित कर रहा है, मतलब इसकी फोकस दूरी और आपका अधिक है। आप इसमें देखोगे तो फोकस दूरी क्या है, अधिक है, इसकी तुलना में इसमें थोड़ा सा कम है। इसकी फोकस दूरी जो है वो सबसे क्या है, कम है। तो जो जिसकी फोकस दूरी सबसे कम होगी उस लेंस की क्षमता सबसे अधिक कही जाएगी, और जिसकी फोकस दूरी अधिक रहेगी उस लेंस की जो क्षमता है वो कम कही जाएगी। ठीक है, इसको और समझाता हूं मैं आपको। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंस को मोटा पतला करना पड़ता है। ठीक, जैसे मैं दो उत्तल लेंस यहाँ पे ले रहा हूँ, एक उत्तल लेंस है जो ऐसा है, एक उत्तल लेंस है जो ऐसा है। क्या फर्क है, एक उत्तल लेंस पतला है, एक उत्तल लेंस मोटा है। ठीक है, ये उत्तल लेंस मान लो प्रकाश किरणों को इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है, तो ये इसकी क्या हो गई, फोकस दूरी हो गई। ठीक है, लेकिन इस लेंस की मोटाई ज्यादा है, इस लेंस का जो कर्व है वो ज्यादा है। तो जो लेंस का कर्व जितना ज्यादा रहेगा वो प्रकाश किरणों को उतना मोड़ेगा सेंटर की ओर, वो उतना उसको केंद्रित करेगा, वो उतना उसको अभिसरित करेगा। तो इस लेंस में जब हम प्रकाश किरण गुजारेंगे तो ये बहुत पास में प्रकाश किरणों को अभिसरित कर देगा, केंद्रित कर देगा, तो इसकी फोकस दूरी जो है वो आपका कम हो जाएगी। मोटे लेंस की बेटा फोकस दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है, जबकि पतले लेंस की बेटा फोकस दूरी क्या हो रही है, अधिक हो रही है। और मैं आपको बता चुका हूं भाई, जो पास में फोकस करेगा उसकी क्षमता क्या मानी जाएगी, अधिक मानी जाएगी। तो इसकी फोकस दूरी कम है तो इसकी क्षमता क्या मानी जाएगी, अधिक मानी जाएगी। पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक है तो इसकी क्षमता क्या मानी जाएगी, कम मानी जाएगी। इसीलिए मोटे लेंस की क्षमता अधिक होती है और पतले लेंस की क्षमता कम होती है, क्योंकि मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है और फोकस दूरी कम मतलब उसकी क्षमता अधिक। इसीलिए ये फॉर्मूला आया। कौन सा फॉर्मूला आया, लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी कम होगी तो लेंस की क्षमता अधिक होगी, यदि फोकस दूरी अधिक होगी तो लेंस की क्षमता कम होगी। ठीक है, बचपन में आपने उत्तल लेंस जरूर खेला होगा, कागज को जलाया होगा उत्तल लेंस से। आपने देखा हो कि आपका लेंस पतला है तो ढंग से प्रकाश किरणों को केंद्रित नहीं कर पाता, ढंग से वो कागज को नहीं जला पाता। ठीक है, लेकिन वही लेंस मोटा रहता है तो वो प्रकाश किरणों को अच्छे से केंद्रित कर देता है नजदीक पे और कागज को जला देता है। तो मोटे लेंस की क्षमता अधिक है, क्यों, क्योंकि उसकी फोकस दूरी कम है। पतले लेंस की क्षमता कम है, क्यों, क्योंकि उसकी फोकस दूरी क्या है, ज्यादा है। तो फोकस दूरी बराबर, मतलब लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है लेंस की क्षमता। और ये चीज केवल उत्तल लेंस में लागू नहीं होती, ये चीज अवतल लेंस में भी लागू होती है। अवतल लेंस कुछ ऐसा रहता है ना, ये अवतल लेंस होता है। ठीक है, अब अवतल लेंस में जब प्रकाश किरणें गुजारते हैं, ऐसे प्रकाश किरणें यहाँ पे अवतल लेंस में गुजरी, तो अवतल लेंस की जो प्रकृति होती है, अवतल लेंस की प्रकृति होती है, ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। ये कुछ ऐसा कर देता है, प्रकाश किरणों को ऐसा फैला देता है, प्रकाश किरणों को यह अपसरित कर देता है। अपसरित कर देना मतलब फैला देना। इसीलिए अवतल लेंस का शुद्ध हिंदी नाम अपसारी लेंस होता है। यह प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, फैला देता है। तो आप सोचेंगे सर ये प्रकाश किरण फैल रही है तो ये कहीं पर जाकर मिलेगी ही नहीं, मिलेगी ही नहीं तो इसका फोकस बिंदु बनेगा ही नहीं, काल्पनिक फोकस बिंदु बनता है। अब ये प्रकाश किरण इधर फैल करके जा रही है तो ऐसा लगता है कहीं यहाँ पे आकर के मिल रही है, तो इसका फोकस बिंदु यहाँ पे पीछे बनता है। सेम ये फोकस बिंदु होगा तो यहाँ से इसके बीच की दूरी फोकस दूरी होगी। ठीक है, इसमें भी लेंस अगर मोटा रखोगे आप, मोटा रखोगे तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, अर्थात लेंस की क्षमता अधिक मानी जाएगी। अवतल लेंस को आप पतला रखोगे, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, अर्थात पतले लेंस की क्षमता कम मानी जाएगी। सारा कॉन्सेप्ट उत्तल लेंस की भांति ही लागू होगा, बस फोकस बिंदु अलग जगह बनता है। ठीक है, तो इससे ये चीज समझ में आ जाता है कि लेंस की क्षमता किस प्रकार से उसके फोकस दूरी पर डिपेंड करती है।
अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो आपको अच्छे समझ में आएगा। लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, अर्थात लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फोकस दूरी अधिक होगी तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, कम। किस कंडीशन में ऐसा होता है, लेंस पतला होने पर। फोकस दूरी कम होगी तो लेंस की क्षमता अधिक होगी, किस कंडीशन में ऐसा होता है, लेंस मोटा होने पर। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं लेंस के प्रकार। तो मैं आपको अब समझा दिया, रिवीजन कर लो, देख लो। एक होता है उत्तल लेंस, जिसे कहते हैं अभिसारी लेंस, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को अभिसरित या केंद्रित करता है। कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। दूसरा होता है अवतल लेंस, इसे कहते हैं अपसारी लेंस, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, अपसरित करता है। कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बोला वो लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसरित या केंद्रित करता है, यह बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है। जबकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, फैलाता है, यह किनारों पर मोटा और बीच में क्या होता है, पतला होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपवर्तनांक के ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बात करने से पहले अपवर्तनांक होता क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूं इसी क्लास में। अपवर्तनांक का सीधा सरल मतलब होता है प्रकाश के मार्ग को विचलित करने की क्षमता, और अपवर्तनांक का क्रम जो है वो मैंने आपको बताया था। सबसे अगर आप देखोगे, निर्वात, निर्वात, फिर आपका वायु, वायु फिर जल, फिर कांच, फिर हीरा। मैं इसमें आपको ये बता चुका हूँ अपवर्तनांक का क्रम। ठीक है, कि अपवर्तनांक जो है का क्रम इस प्रकार से अधिक होता है। सबसे अधिकतम अपवर्तनांक किसका होता है, हीरे का, और सबसे न्यूनतम या शून्य होता है निर्वात का। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे सघनता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपवर्तनांक बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा प्रकाश के मार्ग को वो उतना ज्यादा विचलित करेगा। तो जो रिफ्रैक्शन, जो आपका रिफ्रैक्ट अपवर्तनांक होता है, उस अपवर्तनांक को डेटा के रूप में भी याद रखना है। देखो, निर्वात का अपवर्तनांक तो 0 होता है। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक होता है 1, जल का 1.3, कांच का 1.5, हीरे का 2.4। याद रखना इसको, ये इसको तो डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, इजी है। निर्वात का तो कुछ होगा ही नहीं भाई, तो 0। वायु मानना 1, जल का मानना उसमें 0.3 बढ़ा देना, तो जल का हो जाएगा 1.3, फिर कांच में 0.5 बढ़ा देना, और कांच का कितना हो जाएगा फिर 1.5, और हीरे का सबसे ज्यादा कितना, 2.4। ठीक है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। निर्वात 0, वायु 1, जल 1.3, कांच 1.5, हीरा 2.4, 2.4। ठीक है, अब देखो क्या है, इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे क्वेश्चन जनरेट होता है। क्या क्वेश्चन जनरेट होता है, देखो ये क्रम आप देख चुके हैं। ये देखो, ये प्रश्न है आपके सामने, ये पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, एक पूछा गया है, एक मैंने जो है जनरेट किया है। प्रश्न नंबर पहला देख लो। कांच से बने उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर वह कैसा व्यवहार करेगा। कांच से बने उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर वह कैसा व्यवहार करेगा। प्रश्न दूसरा, वायु का बुलबुला पानी में किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अब वायु का बुलबुला भी देखना गोलाकार एक लेंस की भांति दिखता है, उसको वो पानी में जब रहता है तो वो किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा। इसके आंसर ये है कि जो कांच का लेंस होगा उसको हम पानी में डूबेंगे, कांच का बना जो उत्तल लेंस होगा उसको जब हम पानी में डूबेंगे तो वह उत्तल लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा, और जो वायु का बुलबुला होगा उसको हम पानी में जब डुबोएंगे तो वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अब कैसे, रटोगे तो रट लेना, लेकिन समझाने वाली चीज है तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो बेटा, होता क्या है कि जब भी कोई लेंस, ठीक है, हर लेंस का क्या होता है, एक अपवर्तनांक होता है। ठीक है, जब किसी लेंस को हम किसी ऐसे माध्यम में रखते हैं, किसी भी माध्यम में रखेंगे, लेंस को हम हवा में रख सकते हैं, लेंस को हम पानी में रख सकते हैं। ठीक है, वायु का लेंस बना के उसको कांच में रख सकते हैं। वायु का बुलबुला मतलब ये वायु का बना कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है ना भाई। वायु का बुलबुला गोल दिखता है ऐसे, मतलब कैसा लेंस है आपका, उत्तल लेंस है। उसको हमने किस माध्यम में रखा है, पानी में रखा है। यहाँ पे कांच से बना हुआ उत्तल लेंस है जिसको हमने क्या किस में रखा है, पानी में रखा है।
तो ये जो आपका लेंस है, ठीक है, और ये जो आपका माध्यम है, ठीक, लेंस का जो आपका एक अपवर्तनांक होगा और माध्यम का एक अपवर्तनांक होगा। जब भी हम किसी लेंस को किसी माध्यम में रखेंगे और यदि अगर हम ऐसा करते हैं, उस समय यदि हमारे लेंस का अपवर्तनांक अधिक है, तभी लेंस अपने वास्तविक रूप में व्यवहार करेगा। यदि लेंस का अपवर्तनांक माध्यम की अपवर्तनांक की तुलना में कम हो गया, तो जस्ट वह ऑपोजिट व्यवहार करेगा। एग्जाम्पल से मैं इसको समझा रहा हूं। पहला, कांच से बना उत्तल लेंस लिया हमने, ये मान लो हमने कांच से बना क्या लिया, उत्तल लेंस लिया, उसको पानी में हमने डुबा दिया। चलो पानी में हमने डुबा दिया, ये देखो, ये पानी ले लिया, ठीक है, ये पानी में डुबो दिया। ये कांच से बना कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक। अभी अभी मैंने आपको अपवर्तनांक बताए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए हैं कि निर्वात का 0 होता है, वायु का 1 होता है, पानी का 1.3 होता है, कांच का 1.5 होता है, हीरे का 2.4 होता है। तो ये कांच से बना हुआ उत्तल लेंस है, इसका अपवर्तनांक कितना होगा, 1.5। माध्यम जो रखा गया है, जिस माध्यम में, वो माध्यम पानी है, पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.3। ये देखो माध्यम कमजोर पड़ गया, यहाँ पे माध्यम का अपवर्तनांक 1.3 है, जबकि लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है। मतलब लेंस का अपवर्तनांक क्या है, अधिक है। तो जो लेंस जैसा है वो वैसा ही व्यवहार करेगा। हमने इस पानी में कांच का बना हुआ उत्तल लेंस डुबाया था, ये उत्तल लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा। अब दूसरे प्रश्न पे जाओ। दूसरा प्रश्न ये बोल रहा है कि वायु का बुलबुला पानी में किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा। चलो देख लो, ठीक है, हमने ये वायु का बुलबुला लिया और इस वायु के बुलबुले को हमने किस में डाल दिया, आपका पानी में। तो यहाँ पे माध्यम क्या है, पानी। ये किसका बुलबुला है, वायु का बुलबुला। वायु का बुलबुला चूंकि गोल आकार का रहता है ऐसा, तो हम इसको मानते हैं कि ये किस प्रकार के लेंस की भांति दिख रहा है, उत्तल लेंस की भांति दिख रहा है। हो रहा है ना। अब देखो वायु का अपवर्तनांक बताओ। वायु का अपवर्तनांक होता है 1, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.3। अब यहाँ पे तो कहानी गड़बड़ा गई, यहाँ पे लेंस कमजोर पड़ रहा है, जो लेंस है उसका अपवर्तनांक क्या हो रहा है, कम, जबकि माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो रहा है, ज्यादा। तो जब लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से कम हो जाए, तो उस समय लेंस की प्रकृति जस्ट उल्टा हो जाता है, वह अपने वास्तविक प्रकृति से जस्ट उल्टा व्यवहार करेगा। तो वायु का बुलबुला पानी में जब डुबोया जाता है तो भले ही दिखता है उत्तल लेंस की भांति, लेकिन उसका अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से कम हो जाने के कारण वह उल्टा व्यवहार करता है, किस लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो मैंने आपके नोट्स में यहाँ पे आपका शामिल कर दिया है, इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करके कि यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दें जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, तो उस लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहला हमारा कंडीशन में ऐसा हुआ, कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है भाई, पानी का कम है, तो उस लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। दूसरे कंडीशन में यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दें जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो उस लेंस की प्रकृति बदल जाती तथा वह उल्टा व्यवहार जो है वो करने लगता है। ये दूसरा हमारा आपका प्रश्न था, जिसमें हमने वायु का बुलबुला लिया पानी में, तो पानी का अपवर्तनांक 1.3 है, वायु का 1 है, तो यहाँ पे लेंस का जो अपवर्तनांक है वो कमजोर पड़ गया। दिखता है भले ही ये उत्तल लेंस की भांति, लेकिन ये व्यवहार करेगा उल्टा अवतल लेंस की भांति। ठीक है। तो इस पूरे के पूरे क्लास का यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे फ्री ऑनलाइन कोर्स वाले नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए 9691192359। यहाँ पे आपको टेलीग्राम बैच से जुड़ने के लिए लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ पे क्लासेस के लिंक के साथ साथ आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और यदि आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स सीजीपीएससी व्यापम के हर एग्जाम के लिए, प्रयोगशाला परिचारक के लिए, छात्रावास अधीक्षक के लिए,
कांस्टेबल के लिए, शिक्षक भर्ती के न्यू बैच को ज्वाइन करने के लिए, पीएससी प्री के लिए, प्री प्लस व्यापम के लिए, सब्जेक्ट स्पेशल के लिए, सभी में जीएस की क्लासेस मेरे द्वारा जो है वो आपका ली जाती हैं। तो इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको व्हाट्सअप करना है हमारे पेड ऑनलाइन कोर्स वाले इंक्वायरी व्हाट्सअप नंबर पर, जो कि है 7470960094। काइंडली यहाँ पे वही छात्र मैसेज करें जिनको पेड ऑनलाइन कोर्स की जानकारी चाहिए। तो मैं बीके पटेल मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।